आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। भाजपा ने अपने पार्टी सांसदों को जारी कर रखा है व्हिप। सदन में संख्या बल को देखते हुए सरकार पूरी तरह है आश्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का गुरुवार को सदन में दे सकते हैं जवाब। राज्यसभा में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। सदन में आज अंतर सेना संगठन विधेयक 2023, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 समेत कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन बिल 2023 पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग से जुड़ा हुआ बिल भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी। राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों के अंतर से पारित हुआ विधेयक। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सेवा विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश की लेगा जगह। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है प्राप्त। विपक्ष के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जानता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2024 में फिर से मोदी सरकार वापसी करेगी। दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान घिरी आम आदमी पार्टी। 5 सांसदों ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश प्रस्ताव पर उनकी अनुमति के बिना गलत हस्ताक्षर करने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी सांसद के प्रस्ताव के फर्जीवाड़े पर प्रयास कर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग करते हुए इसे गंभीर मामला बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आप पार्टी के फर्जीवाड़े पर कहा कि इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ऐसा मामला उन्होंने अपने सेवाकाल में कभी नहीं देखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल का पास होना दिल्ली की जनता की जीत। उन्होंने कहा दिल्ली और दिल्ली की जनता को इस विधेयक के माध्यम से विकास के नए अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी की प्रगति को नए पंख लगेंगे। वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक की राज्यसभा से भी पारित हो गया है। राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन के बाद लोगों के पास जो प्रमाण पत्र होगा वह किसी भी तरीके की सुविधाओं को हासिल करने में मददगार होगा, जिसमें नौकरी से लेकर अन्य तमाम सेवाएं शामिल होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के लिए सरकार बार बार कह चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। छिपाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जो चर्चा होने नहीं दे रहा। भाजपा ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में पार्टी आलाकमान की तरफ से सांसदों को अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए सांसदों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी का महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। एनडीए सांसदों के अलग अलग समूह से पीएम मोदी की अलग अलग दिन मुलाकात हो रही है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई से हुई थी। सबसे पहले यूपी के पश्चिम बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दक्षिण भारत दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज पुडुचेरी में एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस विषय पर एक सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ मामला सुन रही है। बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
बिल्किस से बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी दिए गए 11 लोगों की समय से पहले जेल से रिहाई के खिलाफ बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग का सर्वे आज सुबह फिर शुरू होगा। इससे पहले कल विशेषज्ञों की टीम ने दिन भर परिसर के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखा। वाराणसी की अदालत के आदेश पर सर्वे पूरा होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। पुलिस ने परिसर के आसपास निगरानी बढ़ाई हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 2 सितंबर तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत में जमा करानी है। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसके बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शिफ्ट पर भी उतारी गई। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट की 3 सेवानिवृत्त महिला जजों की एक समिति का गठन किया है। इसमें जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर की गई 11 एफआईआर में कोई दखल नहीं दिया है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीबीआई टीम में डीएसपी या एसपी रैंक के 5 अधिकारी हों। वहीं मणिपुर के आदिवासी नेता आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अलग राजनीतिक प्रशासन तथा हिंसा में मारे गए कुकी-जो समुदाय के लोगों को चुरचांदपुर में सामूहिक तौर पर दफनाने सहित 5 मुख्य मांगे माने जाने का अनुरोध करेंगे। हरियाणा के नूंह में आज तक इंटरनेट पर बैन रहेगा जारी। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार नूंह जिले में 8 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं की गई थी निलंबित। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज नूंह जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रतिनिधिमंडल में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय आज तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी से धन शोधन से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछलछेल से ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के मामले की जांच विशेष शाखा आपराधिक जांच विभाग को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि निजी कॉलेज के शौचालय में वीडियो बनाने के मामले की जांच सीआईडी को कराने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक दंपति को आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नौकरी स्थानांतरण और अन्य लाभ का वादा करके कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। उनकी पहचान मनमोहन और उनकी पत्नी आयुष कौल के रूप में की गई। मनमोहन एक निलंबित पुलिसकर्मी है। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने के आसार हैं। देहरादून में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र रायपुर ब्लॉक और झाझरा के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन इसके अलावा जिले के अन्य इलाकों में स्कूल खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसूनी फुहारें जारी। आज और कल पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश होने का अलर्ट। पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थान पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसकी सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही है। इसरो ने 5 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा की कक्षा में सफल प्रवेश के बाद वहां ली गई आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की थी। चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की चंद्रयान 3 की अगली प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 1 और दोपहर 2 बजे के बीच निर्धारित की गई है। बेंगलुरु में इसरो के यान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक आधार शिविर के से बाल्टान और पहलगाम मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक 10 अगस्त 2023 तक चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को इस बैठक के नतीजे आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित किए जाएंगे। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष की अब तक की 2 मौद्रिक नीतियों में रेपो रेट यानी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करके 6.5% पर बरकरार रखा है, लेकिन देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए मई 2022 के बाद से रेपो रेट को कई बार बढ़ाया गया है।
सेबी ने 11 मामलों में सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138.7 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। सेबी ने जारी अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% बढ़ी है। इस दौरान पेट्रोल में 13% और डीजल में 12% की वृद्धि हुई है। देश में अप्रैल-जून 2023 के बीच दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या सालाना आधार पर करीब 2 गुना होकर 1.36 करोड़ के पार गई। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। 30 जून को समाप्त हुई तिमाही में एनएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों ने घरेलू निवेशकों की सम्मिलित हिस्सेदारी होकर 25.50% आ गई। लिस्टेड कंपनियों में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी में कमी आने का प्रमुख कारण घरेलू बाजार में हो रही बिकवाली है। टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान एकीकृत शुद्ध लाभ 9.67% घटकर 532 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 590 करोड़ रुपए था। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि सीएफओ बनाया गया है। कंपनी के पिछले वित्त प्रमुख जचरी करखौर ने पद छोड़ने के बाद यह घोषणा की गई। टेस्ला ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गो फर्स्ट की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पदोदारों को विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। पूर्वी यूक्रेन के शहर प्रोक्रोव्स में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 31 लोग घायल हो गए हैं। रूस ने आवासीय इमारत को निशाना बनाकर 2 मिसाइलों से हमला किया। हमले के बाद बचाव अभियान जारी है। और बाद में इस हमले में क्षतिग्रस्त 5 मंजिला इमारत का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फुटेज भी जारी किया। मलबा अभी भी साफ किया जा रहा है। पहले हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य हमले में डोनेत्स्क क्षेत्र में एक उच्च पदस्थ आपातकालीन अधिकारी की मौत हो गई है। अमेरिका ने सऊदी अरब में यूक्रेन पर हुई वार्ता में चीन के हिस्से लेने को सकारात्मक कदम बताया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस कदम से यूक्रेन और रूस के बीच में शांति समझौते की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। मिलर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और राज्य के उप सचिव विक्टोरिया नुलैंड ने जेद्दा में वार्ता में यूरेशियाई मामलों के लिए चीन के विशेष दूत और रूस के पूर्व राजदूत द्वारा ली हुई साथ एक संक्षिप्त अलग बैठक की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेखक ई जिन कैरोल के खिलाफ मानहानि के दावे को खारिज कर दिया गया है। मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुइस कपल ने कहा कि कैरोल के एक निजी टीवी पर दिए गए बयान काफी हद तक सच थे और ट्रंप ये दिखाने में विफल रहे कि ये वास्तविक द्वेष के कारण किया गया था। कैरोल ने ये बयान यौन शोषण मामले में ट्रंप को दोषी ठहराने के बाद दिया था। ट्रंप पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। ट्रंप के वकील ने कहा कि वे इस फैसले से सहमत नहीं हैं और जल्द ही फैसले को लेकर अपील दायर करेंगे। पिछले महीने के अंत में तख्तापलट करके सत्ता संभालने वाले नाइजर के सैन्य शासकों ने पूर्व वित्त मंत्री लेमिन जिन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लेमिन जिन नवंबर 2002 से फरवरी 2010 तक पूर्व राष्ट्रपति मामादी तंदुजा के सरकार में नाइजर के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे। माली और बुर्किना फासो की सैन्य सरकारों का प्रतिनिधिमंडल नाइजर पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को होने वाले पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इस बैठक में पदस्थ राष्ट्रपति को फिर से बहाल करने के अल्टीमेटम को जुंटा द्वारा खारिज किए जाने पर चर्चा होगी। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय ने 26 जुलाई के तख्त पलट के बाद सैन्य शासकों के रविवार तक राष्ट्रपति बजोम को रिहा करने को कहा था, लेकिन इसके बजाय जुंटा ने नाइजर के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। लेकिन पश्चिमी अफ्रीकी देशों की एकता तब टूट गई जब माली और बुर्किना फासो का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए नाइजर पहुंचा। माली की सेना ने कहा कि दोनों देशों के नाइजर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नियामी भेजा। बाद में माली प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने जुंटा के लिए अपने देश के समर्थन को दोहराया। अमेरिका ने नाइजर की दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया है। ये कदम नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद उठाया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता
मैथ्यू मिलर ने कहा कि नाइजर सरकार को दी जाने वाली $100 मिलियन से अधिक की अमेरिकी सहायता कार्यक्रम को रोक दिया है। अमेरिकी सहायता कार्यक्रम में विकास सहायता, सुरक्षा सहायता और कानून प्रवर्तन सहायता शामिल है। मिलर ने कहा कि अगर देश की जनता चुनी हुई सरकार को बहाल नहीं करती है तो अमेरिकी सहायता को बंद किया जा सकता है। अमेरिका में आज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में बवंडर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसे देखते हुए सरकारी कार्यालयों को जल्द बंद कर दिया गया और 2000 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। राजधानी वॉशिंगटन में भी तेज आंधी, बवंडर, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान वॉशिंगटन के पश्चिम से अब पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान बिजली गुल रहने की भी संभावना है। पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना की कई काउंटियों में आज शाम 7 बजे तक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। आज शाम 6 बजे तक ओहियो के कुछ हिस्सों में बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। वॉशिंगटन क्षेत्र में अमेरिकी सरकारी कार्यालय तूफान के कारण जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि पूर्वी अमेरिका के लोगों को दिन के अंत से पहले संभावित बवंडर, विनाशकारी हवा और बड़े ओलों की चेतावनी दी गई है। अमेरिका के इंडियाना में आए भयंकर तूफान के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा। तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़े नजर आए और पेड़ के कारण वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इंडियाना में खराब मौसम के कारण कई घरों में बिजली गुल हो गई, जिसके कारण कुछ स्कूल सोमवार को बंद रहे। इंडियाना में आए इस तूफान के कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिणी स्कैंडिनेविया देश में भारी बारिश के चलते एक ट्रेन पटरी से उतर गई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर बाढ़ आ गई है। स्वीडन और नॉर्वे के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह दशकों के इस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश है। स्वीडिश और नॉर्वेजियन मौसम वैज्ञानिकों ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह कई दिन तक यहां भारी बारिश हो सकती है। नॉर्वे के 25 वर्षों में सबसे खराब स्थिति बनी है। यहां तक की बाढ़ भी आ सकती है। पड़ोसी देश डेनमार्क में भारी बारिश के चलते निचले स्तर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि फिनलैंड में मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि देश में इस सप्ताह के अंत में भयंकर तूफान आ सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। पेरू में अभी सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण लोग समुद्र तट पर गर्मी से राहत पाने के लिए जुटे हुए हैं। तटीय एल नीनो के कारण अगस्त के महीने में पेरू और इक्वाडोर के तट पर पारा काफी बढ़ गया है। 4 जुलाई को लीमा में रिकॉर्ड 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पेरू के मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त महीने के दौरान उच्च तापमान बना रहेगा। पुर्तगाल के ओडोमिडा में लगी जंगल की आग भीषण होती जा रही है। उपग्रह से ली गई तस्वीर में लिस्बन से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में ओडोमिडा में आग की धधकती लपटें दिखाई दे रही हैं। 9000 से अधिक दमकल कर्मियों पर और पानी की बौछारों करने वाले 16 विमान सप्ताहांत में लगी आग को बुझाने में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने पुर्तगाल में 120 से अधिक नगरपालिकाओं को जंगल की आग से खतरा होने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुर्तगाल में इन दिनों हीटवेव की स्थिति है। मौसम वैज्ञानिकों ने इबेरियन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की आशंका जताई है। मशहूर अमेरिकी निदेशक विलियम फ्रिडकिन का कल लॉस एंजल्स में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। हाल के सालों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वे पीड़ित थे। फ्रिडकिन प्रभावशाली युवा न्यू हॉलीवुड निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने मूल रूप से अमेरिकी फिल्म उद्योग को नया आकार दिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में देर रात बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 लोग मारे गए। इनमें लगातार यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष इश्तियाज याकूब शामिल हैं। पंचगुर के उपायुक्त अमजद सोमरो ने बताया कि एक विवाह समारोह से लौट रहे इश्तियाक याकूब और अन्य के वाहन को रिमोट विस्फोट उपकरण से निशाना बनाया गया। तहरीन तालिबान पाकिस्तान से सरकार का समझौता टूटने के बाद पूरे देश में, विशेषकर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। थाईलैंड में मानसूनी बारिश की शुरुआत के साथ ही किसान चावल की बुआई शुरू कर देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बुआई की शुरुआत भैंसों की दौड़ के साथ हुई। चेन्नई में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने सोमवार को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला गयाना में आज खेला जाएगा। भारत सीरीज बचाने के इरादे से आज मैदान पर उतरेगा। पहले 2 मुकाबले हारकर 5 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 0-2 से पीछे है। टॉटेनहम हॉटस्पर अपने स्ट्राइकर हैरी केन के लिए बायर्न म्यूनिख के नवीनतम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। बायर्न को इंग्लैंड के कप्तान के लिए एक समझौते पर सहमत होने की उम्मीद थी, लेकिन 30 वर्षीय केन के लिए दोनों पक्ष का मूल्यांकन अलग अलग है। वेस्ट हैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैरी गुगुई और स्कॉट मैकटोनिन के लिए 50 मिलियन पाउंड से अधिक की संयुक्त बोली लगाई है। हैमर्स ने डेक्लैन राइस और आर्सेनल को एक सौदे पर भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसकी कीमत लगभग 105 मिलियन पाउंड हो सकती है। सऊदी अरब में संभावित बड़ी धनराशि के स्थानांतरण की अटकलों के बीच मोहम्मद सलाह अपने एजेंट के अनुसार लिवरपूल के लिए प्रतिबद्ध है। 31 वर्षीय सलाह के पीछे साल गर्मियों में 3 साल के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2025 तक चलेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 के पहले मुकाबले में कोलंबिया का सामना जमैका से होगा। फीफा महिला विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के दूसरे मुकाबले में आज फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। निर्देशक नीरज पांडे की आने वाली वेब सीरीज द फ्रीलांसर का टीजर रिलीज हो गया है। द फ्रीलांसर में मोहित रैना, अनुपम खेर और कश्मीरा परदेशी की मुख्य भूमिका है। सीरीज को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स ने प्रोड्यूस किया है। दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री सामंता रुथ प्रभु स्टारर फिल्म खुशी का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर कर खुशी का ट्रेलर रिलीज डेट अनाउंस की है। सुष्मिता सेन की आने वाली वेब सीरीज ताली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। ताली में सुष्मिता ट्रांसजेंडर के रोल में है। ताली जियो सिनेमा पर 15 अगस्त को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल के सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 में काम कर रहे हैं। ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे की भी अहम भूमिका है। रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। फिल्म जेलर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। जेलर का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो की शुरुआत कांवला म्यूजिक से होती है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। शाहरुख खान इन दिनों दक्षिण भारतीय निर्देशक इटली के आने वाली फिल्म जवान में काम कर रहे हैं। फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज होगी। जवान हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री गायिका अक्षरा सिंह का गाना हमारा जान महादेव रिलीज हो गया है। हमारा जान महादेव गाना स्वर ओरिजिनल भोजपुरी से रिलीज हुआ है। इस गाने में म्यूजिक वीडियो में अक्षरा सिंह शिव भक्ति में लीन नजर आई हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी के प्रेम कहानी ने भारतीय बाजार में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। वामिका गब्बी जल्द ही वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी। सबसे खास बात यह है कि फिल्म पॉपुलर डायरेक्टर इटली की है और इसमें वामिका गब्बी और वरुण धवन जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे। फिल्म बार्बी ने 17 दिनों में इतिहास रच दिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। मॉर्गेट रॉबी और रेयान गॉसलिंग स्टारर यह फिल्म इसी के साथ साल 2023 की दूसरी बड़ी फिल्म बन गई है।